ट्रांसलेशन में यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन की बात करते हैं। मीनिंग सेम रहेगा, चाहे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो चाहे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, की जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो ट्रांसलेशन कहलाएगी। प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में, और एक पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी ट्रांसलेशन बेसिक्स में, काफी सारी चीजें बेसिक्स हमने पढ़े, तो वही सारे डाटा यूज होंगे। लगभग मैकेनिज्म प्रोकैरियोट के जैसा ही है, बस फैक्टर्स के नाम अलग हैं। 3 स्टेप होते हैं ट्रांसलेशन में, एक इनिशिएशन, एक एलोंगेशन और एक टर्मिनेशन। तो ये प्रोकैरियोट में भी कॉमन स्टेप है और यूकैरियोट में भी। इन सबको कैरी आउट कराने के लिए कुछ फैक्टर्स होते थे, उन फैक्टर्स के नेम बस केवल चेंज होंगे। इनिशिएशन फैक्टर्स होते थे जैसे कि प्रोकैरियोट्स में, एलोंगेशन फैक्टर्स होते थे और टर्मिनेशन फैक्टर्स को रिलीजिंग फैक्टर्स कहते थे। तो यहाँ एक तो ई लग जाता है एब्रिविएशन में, स्मॉल ई रिप्रेजेंट करता है यूकैरियोट्स को। तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स, अब चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, कई तरह के इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। ऐसे ही एलोंगेशन फैक्टर के लिए यूकैरियोटिक एलोंगेशन फैक्टर, तो स्मॉल ई का मतलब है यूकैरियोटिक। और ऐसे ही रिलीजिंग फैक्टर होते हैं यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर्स। तो एक तो ये मेजर चेंज है। दूसरा, इनिशिएशन जो स्टेप होता है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोट्स। एक और जो मेजर चेंज है वो है फर्स्ट अमीनो एसिड का। जो प्रोकैरियोट्स थे उनमें सबसे पहला जो अमीनो एसिड आता है वो 4-माइलेटेड मिथ्योनिन आता है, जबकि यूकैरियोट्स में नॉर्मल मिथ्योनिन होता है, ना कि 4-माइलेटेड मिथ्योनिन। ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोट्स में भी सभी प्रोटीन्स जो बनेंगे उनमें पहला अमीनो एसिड 4-माइलेटेड मिथ्योनिन नहीं रहेगा। उसका कारण ये था कि एक एंजाइम होता है डीफॉर्माइलेज, जो इस फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन फॉर्माइल ग्रुप को बाद में हटा देता है। तो पहला अमीनो एसिड वहां भी मिथ्योनिन हो सकता है, ना कि फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन। प्रोटीन बनने के बाद जब आएगा टीआरएनए के साथ तब तो फॉर्माइलेटेड रहेगा। एक और बात, ये भी जरूरी नहीं कि सबसे पहला अमीनो एसिड हर एक प्रोटीन में मिथ्योनिन ही हो, चाहे प्रो में या यूकैरियोट्स में। होता क्या है कि जब प्रोटीन बन चुका होता है एक चेन, पेप्टाइड चेन, तो रैंडमली अमाइनो पेप्टिडेज क्लीव कर देता है उस चेन को। तो रैंडमली सपोज ये 4th है, इस न्यूक्लियोटाइड इस अमीनो एसिड से शुरू हो सकता है प्रोटीन। तो जरूरी नहीं हमेशा पहला न्यूक्लियोटाइड मिथ्योनिन ही हो, क्योंकि अमाइनो पेप्टिडेज क्लीव कर देते हैं रैंडमली, और ये जो होगा यहाँ से फिर ये चेन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक्स थे, ऑलरेडी भी हमने डिस्कस किए हैं। अब पर्टिकुलरली हम बात करेंगे ट्रांसलेशन इन दी यूकैरियोट्स की। तो सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन, यानी कि बिगिनिंग, शुरुआत कैसे होगी। हम जानते हैं टेम्पलेट जो होता है वो एमआरएनए का होता है हमेशा। प्रोटीन बनाने के लिए एमआरएनए का टेम्पलेट चाहिए, 3 प्राइम 5 प्राइम। एमआरएनए एक प्रोसेस्ड आरएनए है, जो कि डीएनए के बाद जस्ट आरएनए बना था, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आरएनए, उसकी भी प्रोसेसिंग होकर एमआरएनए बना है। एमआरएनए पर 5 प्राइम की तरफ कैप होती है, मिथाइलेटेड कैप ग्वानिन पर, और 3 प्राइम की तरफ पॉली ए टेल होती है। ये सब ऑलरेडी हमने बेसिस में डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं कि कहां से स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट हमेशा स्टार्ट कोडॉन से होता है। स्टार्ट कोडॉन होते हैं यूकैरियोट्स में तो खासकर मोस्टली AUG स्टार्ट कोडॉन है। ये रैंडमली कहीं भी सिचुएट हो सकता है बीच में पूरे एमआरएनए पर, यहां से प्रोटीन बनने की शुरुआत होगी। ये इंडिपेंडेंट भी हो सकता है या कभी कभी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर होता है। उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम कहते हैं कोजैक सीक्वेंस, कोजैक ZAK सीक्वेंस। ठीक है, ये शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस की तरह है। प्रोकैरियोट्स में मैं आपको याद दिलाऊं, एक सीक्वेंस होता था शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस, जो कि लगभग 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड यानी 3 कोडॉन ऊपर होता था अपस्ट्रीम स्टार्ट कोडॉन से। तो वहां तो स्मॉल राइबोसोम यूनिट आकर शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस से बाइंड करती थी, क्योंकि स्मॉल राइबोसोम यूनिट में 16S RRNA था। ठीक है, ये आप देख भी सकते हो वीडियो में। बट यहाँ पर जो राइबोसोम मशीनरी है वो कुछ यहाँ पर बाइंड नहीं करेगी कोजैक सीक्वेंस पर, वो इसको रिकॉग्नाइज जरूर करेगी। तो जो कोजैक सीक्वेंस है उसका स्पेसिफिक कंसेंट सीक्वेंस है ACC AUG एंड G। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ये एक 8 न्यूक्लियोटाइड का या 7 न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, जिसे हम कहते हैं कोजैक सीक्वेंस। कोजैक सीक्वेंस के अंदर ही हमारा स्टार्ट कोडॉन है। दूसरा केस ये हो सकता है कि जरूरी नहीं है कोजैक सीक्वेंस हो, डायरेक्ट इंडिपेंडेंट भी स्टार्ट कोडॉन कहीं पर भी हो सकते हैं। मानो कुछ इस तरह से होता, तो ये तो कोजैक सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि कोजैक सीक्वेंस तो स्पेसिफिक है ACC AUG G। तो उस केस में भी स्टार्ट कोडॉन हो सकता है। दोनों बातें, कोजैक सीक्वेंस प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी।
अब जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होना है तो राइबोसोम्स अटैच होंगे, दोनों यूनिट एक एक करके अटैच होती हैं। तो प्रोकैरियोट में तो क्या होता था, शाइन-डलगर्नो सीक्वेंस है, उसको रिकॉग्नाइज करके 16S आरआरएनए राइबोसोम का, स्मॉल राइबोसोम का पहले अटैच होता था स्मॉल यूनिट राइबोसोम की, फिर लार्ज सब यूनिट अटैच होती थी सबसे लास्ट में। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ राइबोसोम की जो असेंबली है वो 5 प्राइम एंड की तरफ होगी, यानी पहले वो वहां से अटैच होंगे, फिर वो स्कैन करेंगे, धीरे धीरे इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे। राइबोसोम मशीन यहाँ पर आ गई, वो धीरे धीरे स्लाइड करेगी, इसे हम कहते हैं स्कैनिंग। जैसे वो यहाँ AUG पर पहुंचेगी तो वो स्कैन कर लेगी, स्टार्ट कोडॉन है, यहाँ फिर राइबोसोम की असेंबली हो जाएगी स्मॉल राइबोसोम की, वो यहाँ एक बार स्टेबल हो जाएगा, फिर वो अपने पार्टनर बड़े राइबोसोम का यानी लार्ज सब यूनिट को बुलाएगा, उसके बाद इनिशिएशन फिनिश होगा। तो कई चीजें देखो चेंज है, वहां पर बीच में ही आकर अटैच करता था डायरेक्ट स्मॉल राइबोसोम यूनिट, बीच में कहा, शाइन-डलगर्नो सीक्वेंस पर, जबकि यहाँ 5 प्राइम की तरफ राइबोसोम यूनिट आती है और वो धीरे धीरे स्कैन करके ढूंढती है, 5 to 3 डायरेक्शन में स्कैनिंग होती है, जहां भी AUG स्टार्ट कोडॉन मिल जाएगा वहां वो स्टेबल हो जाएगी और फिर वो लार्ज सब यूनिट को बुलाएगी। तो एक तो ये चेंज है। दूसरा चेंज ये है कि राइबोसोम यूनिट जो आती है, स्मॉल राइबोसोम यूनिट, वो यहाँ ऑलरेडी ही पहले टीआरएनए को लेकर आती है। मैं इसको भी कंपेयर करके समझाता हूं। प्रोकैरियोट में क्या होता था, प्रोकैरियोट में यहाँ पहले राइबोसोम यूनिट आ गई, तो ये प्रोविजनल E, P और A साइट है। P साइट होती थी AUG स्टार्ट कोडॉन पर, एग्जिट साइट, पेप्टाइडल साइट और एक्सेप्टर साइट। अब राइबोसोम यूनिट लगने के बाद एंटीकोडॉन लूप के समेत एक टीआरएनए आता था जिस पर था फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन। तो फॉर्माइलेटेड, सबसे पहले राइबोसोम जुड़ेगा शाइन-डलगर्नो सीक्वेंस से, उसके बाद इनिशिएटर टीआरएनए आएगा और फिर लार्ज सब यूनिट जुड़ेगी। जबकि यूकैरियोट में ये काम ऑलरेडी हो जाता है क्या, कि राइबोसोम यूनिट के साथ इनिशिएटर टीआरएनए पहले ही जुड़ा हुआ है और ये वाला कॉम्प्लेक्स इनिशिएटर टीआरएनए और राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स आकर 5 प्राइम पर लैंड करता है और फिर स्कैनिंग करता है। तो बजाय P साइट पर डायरेक्ट आने के, यानी स्टार्ट कोडॉन पर डायरेक्ट आने के इनिशिएटर टीआरएनए पहले राइबोसोम से अटैच हो चुका होता है। राइबोसोम में EPA साइट है, ना कि AUG है P साइट यहाँ पर। तो स्टार्ट कोडॉन पर सीधा नहीं आता टीआरएनए, पहले राइबोसोम से जुड़ता है, उसके बाद वो मशीनरी स्लाइड करती है और पहुंचती है स्टार्ट कोडॉन के पास। जैसे स्टार्ट कोडॉन के पास पहुंचती है तो पहला इनिशिएटर टीआरएनए यहाँ फिक्स हो जाता है, बाकी सारे इनिशिएशन फैक्टर हट जाते हैं और फिर लार्ज सब यूनिट जो आकर अटैच होती है। तो ये जो काम मैंने अभी बताया, मैं इसको अभी डिटेल में बताऊंगा, फिर आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। देखो इनिशिएशन में सबसे पहले बनता है 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये पहले बनेगा, उसके बाद ये लैंड करेगा 5 प्राइम एंड ऑफ mRNA पर, जिसके बाद ये स्कैनिंग करेगा। तो देखिए ये बनता कैसे है, 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, इस पर हम देखते हैं। यहाँ कोई mRNA है, ये mRNA से इंडिपेंडेंट है, इसको बनने के लिए mRNA नहीं चाहिए, तो ये mRNA से आउट ऑफ द वे किस तरह से बनेगा कि कोई एक टीआरएनए, इनिशिएटर टीआरएनए यूजुअली जिसे हम कहते हैं, ये एक टीआरएनए है 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम की तरफ इस पर अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है मिथियोनिन, ना कि फॉर्माइलेटेड, क्योंकि यूकैरियोट्स है। इस पर सबसे पहले एक इनिशिएशन फैक्टर, देखो इनिशिएशन पढ़ रहे हैं तो इनिशिएशन फैक्टर, और वो भी यूकैरियोट्स का, तो E, मैंने पहले भी बताया था। यहाँ हम यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स का रोल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर जो काम करता है वो करता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, EIF2। EIF2 तब एक्टिव होता है जब उसके साथ GTP बाउंड रहता है। ठीक है, हम जानते हैं GTP जो है एक एनर्जी सोर्स है, हाइड्रोलाइज जब हो जाएगा तो GDP में चेंज होगा, वापस रीजनरेट होकर GTP बन सकता है, तो हाइड्रोलिसिस पर GDP बनता है। ये बन गया टर्नरी कॉम्प्लेक्स, इसमें एक चीज है GTP, इसमें दो चीज है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और इसमें थर्ड चीज है टीआरएनए जिसके ऊपर आपका अमीनो एसिड है, तो ये कहलाता है टर्नरी कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले बनता है टर्नरी कॉम्प्लेक्स। हम पढ़ रहे हैं कि 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा। अब इस पर कुछ और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स आते हैं, देखो 2 आ चुका, ठीक है, उसके अलावा आता है 5 यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5।
इसके अलावा यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1 और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3। तो देखो 2 के अलावा यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1 और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5। तो टोटल 5 यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स। बार बार यूकैरियोटिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ट्रांसलेशन हम यूकैरियोट्स का पढ़ रहे हैं, इस ई का मतलब यूकैरियोटिक है और है ये इनिशिएशन फैक्टर। वहां केवल 3 इनिशिएशन फैक्टर होते थे प्रोकैरियोट्स में, IF2 जो लेकर आता था, जैसे इस टीआरएनए को EIF2 एक तरह से ला रहा है, वहां पर IF2 प्रोकैरियोट्स का नॉर्मल IF2 ना कि यूकैरियोटिक वो लाता था। IF1 ब्लॉक करके रखता था साइट को, और इनिशिएशन फैक्टर 3 जो था वो राइबोसोम यूनिट स्मॉल को एंश्योर करता था कि लार्ज को अटैच ना होने दे। तो वहां भी काम थे इनिशिएशन फैक्टर के। तो ये 5 इनिशिएशन फैक्टर हैं जो अभी क्या होते हैं, अटैच होते हैं। उसके बाद ये सारा कॉम्प्लेक्स जाकर अटैच होगा स्मॉल राइबोसोम यूनिट से। ये है सपोज स्मॉल राइबोसोम यूनिट। ध्यान रहे यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम है, तो एक यूनिट होती है 40S, एक होती है 60S। आप इसको टोटल ना करें कि 100S हो गया, हमें पता होना चाहिए राइबोसोम 70S में 50 और 30 है, 80 में 60 और 40 है। तो 40S सब यूनिट, छोटी वाली सब यूनिट से ये अटैच हो गए। अभी भी ये पूरा कॉम्प्लेक्स mRNA से इंडिपेंडेंट है। तो फाइनली ये जो कॉम्प्लेक्स बना जिसमें क्या क्या है, इसमें 40S राइबोसोम है, इसमें इनिशिएशन फैक्टर है 5, 1, 1A, 3, 5 और 2। इसमें GTP है, इसमें इनिशिएटर tRNA है। ये कहलाता है 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। बेसिकली EIF2 जो है मेनली वो tRNA को लाने का काम कर रहा है, उसके साथ कुछ हेल्पिंग इनिशिएशन फैक्टर और अटैच हो गए। 3 जो है वो स्टेबल रखता है, यानी अटैच कराता है 40S राइबोसोम यूनिट को। अब ये जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है ये आएगा mRNA पर। ये mRNA का 5 प्राइम एंड है, ये mRNA का 3 प्राइम एंड है। mRNA में 3 प्राइम की तरफ पॉली ए टेल होती है, 5 प्राइम की तरफ ग्वानिन मिथाइलेटेड कैप होती है। देखो कुछ और इनिशिएशन फैक्टर काम करेंगे। यूजुअली यीस्ट का एग्जांपल लेते हैं, तो यीस्ट में टोटल 11 इनिशिएशन फैक्टर्स काम करते हैं, 11। 5 तो ऑलरेडी हम पढ़ ही चुके, 2, 3, 1A, 1 और 5। एक पूरी फैमिली होती है इनिशिएशन फैक्टर्स की, इनिशिएशन फैक्टर 4 फैमिली। फैमिली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनिशिएशन फैक्टर 4 में कई सारे सब टाइप होते हैं, 4A, 4G, 4B, 4E। तो अब कुछ और इनिशिएशन फैक्टर्स आएंगे, देखना, उनके भी हमें नाम याद रखने हैं, उनका भी हमें फंक्शन याद रखना है। खासियत यह है कि सभी इनिशिएशन फैक्टर 4 बाइंड करते हैं 5 प्राइम एंड पर। इससे पहले जितने भी इनिशिएशन फैक्टर थे, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, वो सब विदाउट mRNA ऊपर ही ऊपर tRNA से या 40S राइबोसोम से बाइंड कर रहे थे। जबकि EIF4 जो इनिशिएशन फैक्टर है वो सभी mRNA के 5 प्राइम पर बाइंड करेंगे। तो एक होता है EIF4E, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E। एक होता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G। एक होता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4B और एक होता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4A। पहले 4A लिखता हूं मैं, देन आई विल राइट B। तो देखो सभी EIF4 हैं लेकिन कोड अलग अलग है, EGAB, इसीलिए इसको कहा गया है फैमिली। चारों बाइंड करेंगे 5 प्राइम कैप पर ही, तो बिल्कुल कैप पोजीशन पर बाइंड करता है 4E। ठीक है, 4E बाइंड एट कैप। जो EI4G है वो यहां बाइंड करेगा 4G। ये स्कैफोल्ड प्रोटीन है, ये बाकी चीजों को यहां अटैच कराने में हेल्प करेगा। ठीक है, 4G। एक होता है 4A। 4A जो है ना वो एक हेलिकेज है, जो जितने भी एक्स्ट्रा प्रोटीन होंगे कैप की तरफ, जो अननेसेसरी प्रोटीन है, उनको रिमूव करेगा। रिमूव अनवांटेड प्रोटीन्स एट कैप। कैप पर कुछ भी नहीं होना चाहिए जरूरत की चीजों के अलावा, क्योंकि अब यहां से ट्रांसलेशन शुरू होगा। और EIF4B इसका काम होता है हेल्प करना 4A को। तो इस तरह से 4 इनिशिएशन फैक्टर और है।
जो कि mRNA के 5 प्राइम की तरफ अटैच है। इसके अलावा 5 इनिशिएशन फैक्टर और थे, 2, 3, 1A, 1 और 5, जिनका काम था tRNA से जुड़कर और 40S राइबोसोम से जुड़कर इस mRNA टेम्पलेट पर आना। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप। 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ये पूरा है, ये आकर लैंड करेगा 5 प्राइम एंड ऑफ द mRNA। ध्यान रहे 5 प्राइम एंड से ट्रांसलेशन शुरू नहीं होगा, ट्रांसलेशन तो कहीं स्टार्ट कोडोन से शुरू होगा। बट प्रोकैरियोट्स की तरह राइबोसोम यूनिट सीधा स्टार्ट कोडोन पर नहीं आती, सबसे पहले वो आती है 5 प्राइम एंड पर और वहां से स्कैनिंग करते करते पहुंचती है स्टार्ट कोडोन तक। जैसे स्टार्ट कोडोन मिल जाता है वहां वो स्टेबल हो जाती है और फिर वो लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को इनवाइट करेगी। तो इस 4 फैमिली में जो 4G है उसके साथ अटैच होता है 43S कॉम्प्लेक्स। पूरा 43S कॉम्प्लेक्स जिसमें 40S राइबोसोम है, 5 इनिशिएशन फैक्टर है और इनिशिएटर tRNA। तो यहां तक समझ में आने के बाद नहीं आया तो आप रिपीट देख सकते हैं। मैं आगे ड्रॉ कर रहा हूं कि अब कैसे ट्रांसलेशन चलेगा। तो ये mRNA हमारा, ये स्टार्ट कोडोन है, इसके डाउनस्ट्रीम भी अपस्ट्रीम भी बहुत से कोडोन होंगे। यहाँ 5 प्राइम की तरफ 4E 4G बहुत से इनिशिएशन फैक्टर है, 4E 4G 4A एंड 4B। ठीक है, यहाँ 4G पर आकर अटैच होता है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये 40S राइबोसोम यूनिट है, यहाँ हमारा tRNA है बेसिकली। अभी स्टेबल नहीं है क्योंकि एंटीकोडोन तो मिला नहीं, एंटीकोडोन तो उसका AUG है, बट वहां अभी है वो उसमें। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करी है, ये स्ट्रक्चर, ये दिस वन, ये पूरी है 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या क्या है मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूं। इसमें 5 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, इसमें इनिशिएटर tRNA है और इसमें 40S राइबोसोम यूनिट है। अब स्टार्ट होती है स्कैनिंग। स्कैनिंग चलेगी 5 प्राइम डायरेक्शन टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ऐसे ऐसे। यहाँ बहुत से कोडोन होंगे, CCU, UUC, कुछ भी हो सकते हैं। कहीं भी नहीं रुकेगी स्कैनिंग, स्कैनिंग रुकेगी AUG पर जाकर। AUG पर जाकर 43S कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा दिखेगा, 40S राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, यहाँ एंटीकोडोन वाला tRNA UCA, उसकी 3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड और उस पर है मिथियोनिन। ठीक है, और बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर, वही EIF2, ठीक है, EIF3, EIF5, EIF1, 1A, वो सब कॉम्प्लेक्स अब AUG पर आकर स्टेबल हुआ है। 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स यहां आकर स्टेबल हुआ। अब देखिए किसका काम शुरू होगा। अब काम शुरू होगा EIF5 का। मैं आपको याद दिला दूं, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5 खुद प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में ये रहा। आप चाहे वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। जो 5 इनिशिएशन फैक्टर मैंने प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में बताए थे उसमें EIF5 होता है और EIF2 भी होता है। EIF2 GTP के साथ बाइंडेड है, इसका काम रहा ले आना इनिशिएटर tRNA को mRNA तक, लेकिन अभी भी ये GTP से बाइंडेड है। इसका होता है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस होते ही जो GTP है वो GDP में चेंज हो जाता है। ऐसा करते ही ये यहां से रिलीज हो जाएगा। साथ ही साथ जितने भी इनिशिएशन फैक्टर हैं 3, 1, 1A, इटसेल्फ 5 एंड 2, ये पांचों रिमूव हो जाएंगे, ऑल 5 रिमूव। यानी 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को ये पांचों तब छोड़ेंगे जब इसका हाइड्रोलिसिस हो जाए। इसका हाइड्रोलिसिस तब तक नहीं हो सकता जब तक स्टार्ट कोडोन ना मिले। अब क्योंकि स्टार्ट कोडोन मिल गया स्कैनिंग के बाद, तो इनिशिएशन फैक्टर 5 उसके पास खुद के पास GTP नहीं है, लेकिन वो इसको हाइड्रोलाइज करवाता है। ऐसा कर देने से EIF2 हाइड्रोलाइज होगा, GDP में चेंज होगा और पांचों इनिशिएशन फैक्टर बाहर निकल जाएंगे। तो याद रखिएगा हमेशा एंड हमेशा EIF5 हाइड्रोलाइज करवाएगा और हाइड्रोलाइज होगा कौन, EIF2, जो कि सबसे मेन इनिशिएशन फैक्टर था जो इनिशिएटेड tRNA से अटैच था। हाइड्रोलिसिस होने के बाद अब देखो कुछ कैसा दिखेगा, सारे इनिशिएशन फैक्टर हट जाएंगे। We will see what will happen now. सब इनिशिएशन फैक्टर्स को हटा दीजिए, 3, 1, 1A, खुद 2 भी हटा दीजिए, 5 भी हटा दीजिए। चलो एक चीज और हम देखते हैं कि अगर EIF2
का बेचारे का जीटीपी हट गया तो वो तो जीडीपी बाउंड हो गया। तो कल को भविष्य में दोबारा से किसी टीआरएनए को, इनिशिएटेड टीआरएनए को वो कैसे लाएगा, क्योंकि इसको तो EIF2 जीटीपी होना ही जरूरी है। तो यहां पर एक प्रोटीन काम करते हैं, इनकी एक क्लास होती है ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर्स। वो क्या करते हैं, जीडीपी को दोबारा जीटीपी में चेंज कर देते हैं, हाइड्रोलाइज होंगे तो जीडीपी बन जाएगा, और वापस रीजनरेट करना है तो ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर होते हैं। तो यहां एक इनिशिएशन फैक्टर काम करता है EIF2B। ध्यान रहे EIF2 अलग है और 2B अलग है। तो टोटल देखो 11 इनिशिएशन फैक्टर हो गए। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, 1A, 3, 5, 2, 2B, ठीक है, 4E, 4G, 4A, 4B। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और बचता है, अभी हम देखते हैं कौन सा बचा है। 2B हो गया, 5 हमारे पास हो गया, ऑलमोस्ट 10 हो गए हैं। अभी कोई शायद मुझे याद नहीं है, बट टोटल करके ऐसे टोटल 11 इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं। तो ये जो थे 1, 1A, 3, 5 और 2, ये 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में थे। पूरी फैमिली 4E, 4G, 4AB, ये हमने देखा था कहां पर थे, कैप एंड पर, 5 प्राइम एंड पर। और 2B जो है ये बाद में काम करता है इसको रीजनरेट कराने के लिए, यानी ये भी डायरेक्ट प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। और कब काम करेगा, जब हाइड्रोलिसिस हो चुका होगा। ऐसे करके टोटल इनिशिएशन फैक्टर 11 होते हैं। चलिए वापस आते हैं ट्रांसलेशन पर। अब हम कौन सा फैक्टर क्या करता है, बस इनिशिएशन इंपॉर्टेंट है यूकैरियोट्स में, उसके बाद तो मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, ये ध्यान रखना आपने अच्छी तरह से। अब हमारे पास क्या हुआ कि 40S राइबोसोम यूनिट है, इसको थोड़ा बड़ा दिखाएंगे, ठीक है। अभी लार्ज सब यूनिट नहीं आई है, ये ई है, ये पी है और ये ए है। ई पर मानो कोई कोडोन लिख लेता हूं CCU, इधर भी एक कोडोन लिख देते हैं CCG, इधर भी कोडोन्स होंगे, इधर भी कोडोन्स होंगे। अब फाइनली स्कैनिंग करते करते 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स स्टार्ट कोडोन पर पहुंच चुका था। राइबोसोम यूनिट अभी भी जुड़ी हुई है, इनिशिएशन फैक्टर सारे बाहर चले गए, और जो पहला टीआरएनए इनिशिएटेड टीआरएनए वो भी अपनी करेक्ट पोजीशन पर सेट हो गया। तो यही काम प्रोकैरियोट में बहुत इजी हो जाता था कि डायरेक्ट जो शाइनडेल-गर्नो सीक्वेंस था उस पर राइबोसोम यूनिट आती थी और इनिशिएटेड टीआरएनए को AUG पर डायरेक्ट सेट कर देती थी। यहां हमें स्कैनिंग करनी पड़ी। तो अब बिल्कुल इक्वल काम है, बिल्कुल सेम रहेगा आगे आगे, तो अब एलोंगेशन सेम होगा। अब क्या होगा कि एक और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो बड़ी जो सब यूनिट है, लार्ज जो सब यूनिट है, उसको इन्वाइट करेगा। वो होगा आपका EIF5B, ये है 11वां। ध्यान रहे EIF5 हाइड्रोलाइज कराता था EIF2 को, बट यहां 5B है, तो 5B अब इनवाइट करता है लार्ज सब यूनिट यानी कि 60S सब यूनिट को। ये ऑलरेडी 40S सब यूनिट थी ही। वो सारा हाइड्रोलाइज होने के बाद फाइनली इस चीज के बाद जब पूरा राइबोसोम सेटअप हो गया तो इनिशिएशन होता है कंप्लीट, और ये प्रॉपर राइबोसोम मशीनरी बन गई, जिसमें ये साइट है E साइट, ये साइट है P साइट, और ये साइट है A साइट। A साइट नए टीआरएनएस को एक्सेप्ट करती रहेगी। प्रोकैरियोट्स की तरह मैंने वीडियो में पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छी तरह से, फिर भी एक बार बताऊंगा, ये इस तरफ स्लाइड करती रहेगी और एक एक कोडॉन मशीनरी सरकती रहेगी। तो लास्ट इनिशिएशन फैक्टर 5B बड़ी राइबोसोम यूनिट को लेकर आता है। अब हम देखते हैं एलोंगेशन। बहुत डिटेल में एलोंगेशन, एक एक पॉइंट पढ़ना चाहते हो तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन वीडियो देख लेना, मैं यहां समझाता हूं। ये एमआरएनए है 5 प्राइम 3 प्राइम, ये स्टार्ट कोडॉन है AUG, ये स्मॉल राइबोसोम यूनिट है, ये लार्ज राइबोसोम यूनिट है, ये P साइट है, ये E साइट है और ये A साइट है। P साइट पर ऑलरेडी एक टीआरएनए है UC एंटीकोडॉन, मिथियोनिन उस पर अमीनो एसिड है, ठीक है। ई साइट का मैं एक लिख देता हूं सपोज CCU या CCC, और इधर हम लिख लेते हैं AAA। ओके, नाउ सी, P साइट पर ऑलरेडी AUG है, अब एक नया टीआरएनए लेकर आएगा किसी अमीनो एसिड को। जैसा एंटीकोडॉन या कोडॉन है AA का एंटी होगा UUU, तो इस नेटवर्क का इश्यू था, मैं एलोंगेशन दोबारा बता रहा हूं।
एलोंगेशन बहुत डिटेल में आपने पढ़ना है, बहुत डिटेल में, तो प्रोकैरियोट वाली वीडियो में पढ़े जरूर, वहां मैंने एक एक पॉइंट बताया हुआ है, यहाँ भी मैं ब्रीफिंग कर रहा हूँ। ये एमआरएनए 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, ये स्टार्ट कोडॉन मिल गया था स्कैनिंग के बाद AUG, ठीक है। यहाँ पर इनिशिएटेड टीआरएनए अटैच है अपने एंटीकोडॉन UCA के साथ, ठीक है। इस पर है मिथियोनिन, पहला अमीनो एसिड। यहाँ स्मॉल राइबोसोम यूनिट है, ये लार्ज राइबोसोम यूनिट है, 40S 60S। यहाँ इनिशिएशन खत्म होता था, कुछ कोडॉन में लिख देता हूं। ये स्टॉप कोडॉन लिख लेते हैं, ठीक है। सेम मैकेनिज्म है, अगेन आई एम रिपीटिंग, डिटेल में देखना है प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में, देखो मैंने वहां बहुत अच्छे से बताया हुआ है कैसे मशीनरी स्लाइड करती है। एक कोडॉन स्लाइड करती रहेगी मशीनरी। अब जैसे इनिशिएशन खत्म हुआ, एलोंगेशन में सबसे पहले पहले तो मैं बता दूं एलोंगेशन फैक्टर्स काम करेंगे, ठीक है। यहां एलोंगेशन फैक्टर होंगे यूकैरियोटिक एलोंगेशन फैक्टर 1, यूकैरियोटिक एलोंगेशन फैक्टर 1A और यूकैरियोटिक एलोंगेशन फैक्टर 2, एग्जैक्टली सेम EF1 EF1A और 2 ही प्रोकैरियोट्स में होते थे रेप्लिकेशन फैक्टर एलोंगेशन फैक्टर, बस वहां पर इनके नाम अलग थे। वहां EF1 को EFTU बोलते थे, 1A को EFTS बोलते थे और EF2 को EFG बोलते थे, ट्रांसलोकेज। बट यहां नहीं बोल सकते हम इनको, ये उनके दूसरे भी नाम होते थे 1A और 2, बट वो प्रोकैरियोट्स के थे। अब बस E और लगा दो आगे, तो ये नाम तो हम नहीं पुकारेंगे, ये गलत होगा कहना EFTU TS और EFG, बट ये हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक एलोंगेशन फैक्टर 1 1A और 2, E का मतलब यूकैरियोटिक। फंक्शन सेम वही है, 1 जो होगा वो ब्रिंग नया टीआरएनए लाएगा, 1A रीजनरेट करेगा 1 को। देखो एलोंगेशन फैक्टर 1 था, GTP से अटैच था, उसने लाकर टीआरएनए फिट कर दिया, अब ये बेचारा हो गया क्लीव GDP में, तो कल को अब एलोंगेशन फैक्टर 1 तो दोबारा नया टीआरएनए ला नहीं पाएगा, तो इसको रीजनरेट कराने का काम करता है एलोंगेशन फैक्टर 1A। सेम वही काम, अगेन मैं बार बार कह रहा हूं, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन देखा होगा ट्रांसलेशन, तो आपको जरूर समझ में आएगा। प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में मैंने बताई है सारी चीजें, तो वहां 1A या TS इसको रीजनरेट करता है, और EF2 यानी कि G मशीनरी को आगे बढ़ाने में 5 to 3 डायरेक्शन में मदद करता है। तो एलोंगेशन में 3 फैक्टर जो है वो काम करेंगे, तो देखना कैसे होगा एलोंगेशन। एक नया टीआरएनए अब आएगा, यहां पर A साइट खाली पड़ी है, ये P साइट है और ये E साइट है, ट्रिपल A है, तो नया टीआरएनए जिस पर एंटीकोडॉन होंगे U, ठीक है। ट्रिपल A जिस भी अमीनो एसिड को कोड करता है, तो मैं उसके लिए अमीनो एसिड 2 लिख लेता हूं राइट नाउ, ठीक है। तो अमीनो एसिड 2 को लेकर एक नया टीआरएनए यहां आया, दिस इज द न्यू टीआरएनए जिस पर है अमीनो एसिड 2। पहला कौन था? मिथियोनिन। आप जनरली कह सकते हो, जरूरी नहीं आपको सारे कोडोन याद हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अमीनो एसिड का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, आई गेस फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, बट अभी मैंने अमीनो एसिड 2 लिखा है यहाँ पर। तो दिस इज द न्यू टीआरएनए। इसको लाया कौन? इसको लाया यूकैरियोटिक एलोंगेशन फैक्टर 1, ये यहां लाकर इसने इसको फिट कर दिया। अब देखो मिथियोनिन एक टीआरएनए पर है और दूसरे टीआरएनए पर है सेकेंड अमीनो एसिड, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन सकता है, ये भी अमीनो एसिड है और ये भी अमीनो एसिड है। होगा क्या कि जो लार्ज सब यूनिट है ना, लार्ज सब यूनिट, आप ट्रांसलेशन बेसिक्स की वीडियो देखें, उसमें मैंने बताया हुआ है कि कौन सी राइबोसोम यूनिट में कौन कौन से आरएनए होते हैं। राइबोसोम में भी आरएनए होता है जिन्हें हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। तो बड़ी सब यूनिट में प्रोकैरियोट्स के अंदर तो 23S आरएनए पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम करता था, जबकि यूकैरियोट्स में 28S आरएनए पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम करता है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है। तो 28S राइबोसोमल आरएनए जो कि राइबोसोम का आरएनए कंपोनेंट है, यहाँ वो इनके बीच में अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। पेप्टाइड बॉन्ड बनते ही ये मिथियोनिन ट्रांसफर हो जाएगा इस पर, कुछ ऐसा दिखेगा, सेकेंड अमीनो एसिड मिथियोनिन। जो ये टीआरएनए था जिस पर ऑलरेडी मिथियोनिन था, ये हो गया नेक्ड या डीएसाइलेटेड या एम्प्टी।
क्योंकि इसने अपना टीआर, अपना जो अमीनो एसिड था वो उस टीआरएनए को दे दिया, किसको, इस टीआरएनए को, जिस पर अब 2 अमीनो एसिड हो गए। ये इनिशिएटेड टीआरएनए था, वो तो खाली हो गया, और जो नया टीआरएनए आया था उस पर 2 अमीनो एसिड का लोड हो गया। तो ये काम होता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी और 28 srRNA यूकैरियोट्स में, ध्यान रहे, प्रो में 23। तो अभी हम यूकैरियोट पढ़ रहे हैं, तो ये जो मिथियोनिन है ये यहां पर आ गया लाइक दिस। तो पहला अमीनो एसिड तो अभी मिथियोनिन है, दूसरे के साथ जुड़ गया। अब इस टीआरएनए पर 2 का लोड है, जो सेकंड टीआरएनए, टीआरएनए नंबर 2, इस पर 2 का लोड है, 1 पर कोई लोड नहीं है। अब ए साइट पूरी तरह से ब्लॉक है, जबकि पी साइट खाली है, एक टीआरएनए सिर्फ उस पर, और ई साइट पर कुछ नहीं है। ठीक है, यही डायग्राम में एक बार कॉपी करके दोबारा बनाता हूं। सी 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 यू सी ए यू जी सी सी सी। बेसिकली यूसीए पर एक खाली टीआरएनए है, ये ए साइट थी, यहां है हमारे पास एक टीआरएनए जिस पर 2 अमीनो एसिड, आपका सेकंड अमीनो एसिड जो आया था और पहला अमीनो एसिड मिथियोनिन। अब जैसे ये मशीनरी एक कोडॉन स्लाइड होगी, इधर आप खुद इमेजिन करना, बहुत सारी वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, और मैंने बताया भी हुआ है प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में। तो एक स्लाइड करते ही ये मशीनरी कुछ ऐसे दिखाई देगी, रफार है, मैं डार्क कलर चूज कर रहा हूं। ये मशीनरी अब कुछ ऐसी दिखाई देगी। तो जो पुरानी पी साइट थी, जो पुरानी पी साइट थी वो अब ई साइट बन जाएगी, जो पुरानी ए साइट थी वो पी साइट बन जाएगी, और एक नई ए साइट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, एक स्लाइड करते हैं मशीनरी, पुरानी ई साइट तो बाहर ही चले जाएगी, पी ई बन जाएगी, यहां देख भी सकते हो, पुरानी ए पी बन जाएगी, और एक नई ए साइट क्रिएट होगी। नई ए साइट पर एक नया टीआरएनए आएगा। ठीक है, तो इसी डायग्राम में अभी दिखाता हूं मैं, लेट्स सी कि किस तरह से टीआरएनए आएगा।